हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमने लेसन नंबर 29 स्टार्ट किया था, मानव में रासायनिक समन्वय, और इसके बारे में हमने कुछ जानकारी जो आपका जो अगला वीडियो है पहले वाला उसके अंदर ले ली थी। एक वीडियो इसका आ चुका है और बाकी का आज हम स्टार्ट करेंगे। तो हमने कल जो पढ़ा था इस लेसन के बारे में, हमने ये देखा था कि जो हमारा शरीर है उसका नियंत्रण दो तंत्र करते हैं, है ना। एक तो होता है तंत्रिका तंत्र और एक एंडोक्राइन सिस्टम, या जिसे अंतःस्रावी तंत्र कह सकते हैं। दोनों के अध्ययन को हमने क्या नाम दिया था? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है। उसके बाद में अपन ने ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था कि ग्रंथियाँ कितने टाइप की होती है और वो क्या क्या रिलीज़ करती है, यानी कि वो कौन से पदार्थों को रिलीज़ करती है। तो ग्रंथियों के बारे में जब अपन ने पढ़ा था तो ग्रंथियाँ हमने ये देखी थी कि हमारे शरीर में 3 टाइप की ग्रंथियाँ होती है। एक होती है बहिस्रावी ग्रंथि, दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि, और तीसरी जो ग्रंथि है वो कौन सी होती है? मिश्रित ग्रंथि। जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है उसमें हमने ये देखा था कि बहिस्रावी ग्रंथि को हम नलिका युक्त ग्रंथि भी कह सकते हैं, और कहते भी हैं क्योंकि उसमें नलिकाएं पाई जाती हैं, है ना। और उन्हीं नलिकाओं के माध्यम से वो ग्रंथि अपना जो भी स्राव होता है उनको किसी सतह पर डालती है, किसी भी जहाँ पर भी, जैसे त्वचा के नीचे की जो ग्रंथियाँ होंगी, जो पसीने की ग्रंथियाँ होंगी, उस पसीने को वो कहाँ डाल देगी? त्वचा के ऊपर डाल देगी। ठीक है। जो मुख में कोई ग्रंथियाँ हैं जिसे लारीय ग्रंथियाँ कहते हैं, वो भी बहिस्रावी ग्रंथियाँ हैं। ठीक है। तो वो बहिस्रावी ग्रंथियाँ क्या करेगी? किसी भी जो भी चीज़ का वो निर्माण कर रही है उनको किसी सरफेस के ऊपर या किसी सतह के ऊपर डाल देती है ना। तो मतलब ये कि वो अपना जो भी स्राव होता है, और इसका स्राव के बारे में भी अपन ने पढ़ा था कि इनके कौन कौन से स्राव होते हैं। ये एंजाइम रिलीज कर सकती है, ये कोई रस जैसे कि अपन ने जब पाचन तंत्र पढ़ा था तब पाचक रस की बात की थी हमने, है ना। और अपन ने वो भी पढ़ा था, अग्नाशय रस भी पढ़ा था। तो ये सभी रस हो गए, है ना। रस स्रावित कर सकती है, पसीना है, दूध है, म्यूकस है, ईयर वैक्स है। तो ये सारे के सारे क्या है? ये पदार्थ जो निकलते हैं या इनका स्राव जो करती है वो कौन सी ग्रंथियाँ करती है? बहिस्रावी ग्रंथियाँ करती है। यहाँ तक अपन ने पढ़ा था। इसके आगे भी हमने ये देखा था कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है वो क्या करती है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन का निर्माण करती है और उसे रिलीज करती है। हार्मोन रासायनिक पदार्थ होते हैं। इन ग्रंथियों के अंदर कोई भी नलिका नहीं होती है, इसलिए इनको नलिका विहीन ग्रंथियाँ भी कहा जाता है। ठीक है। और ये अपना जो स्राव निकालती है, यानी कि हार्मोन जो निकालती है, सिर्फ इनसे एक ही पदार्थ का निर्माण होता है, हार्मोन, जो कि रासायनिक पदार्थ होता है। ठीक है। और उसको वो कहाँ डाल देती है? ब्लड में, यानी कि रक्त में डाल देती है। और जब ये रक्त में जाता है तो ये रक्त क्योंकि हमारे शरीर में पूरे शरीर में घूमता है, तो ये जहाँ, यानी कि ये हार्मोन भी उस रक्त के साथ साथ पूरे शरीर में घूमता है, पूरे शरीर में परिसंचरित होता है। ठीक है। और जहाँ इसका टारगेट कोई भी सेल हो या कोई भी ऑर्गन हो, यानी कि जहाँ पर उसको क्रिया करनी होती है वहाँ पर इसके रिसेप्टर लगे होते हैं। अलग अलग हार्मोन के अलग अलग रिसेप्टर होते हैं और वो उनको ग्रहण करते हैं और वहाँ पर वो अपनी क्रिया को करता है। ठीक है। और उसके बाद में अपन ने पढ़ा था मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि जो कि इन दोनों टाइप की ग्रंथियों का मिश्रण होती है, यानी कौन सी दोनों टाइप? बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। इन दोनों ही ग्रंथियों का ये क्या होती है? मिश्रण होती है। यानी कि ऐसी ग्रंथि जिसके अंदर बहिस्रावी पदार्थ भी हो, या यूँ कह सकते हैं कि बहिस्रावी ग्रंथियों का समूह भी हो या कोशिकाएं भी हो, और जिसके अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियों का कोशिकाओं का समूह भी हो, है ना, तो उसे अपन कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। और हमारे शरीर में मिश्रित ग्रंथि के बारे में मैंने बताया था कौन सी है, और वो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि भी है हमारे शरीर की, अग्नाशय ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि के अंदर एसिनाई के समूह भी पाए जाते हैं और लेगरहेंस की द्वीपिकाएँ भी पाई जाती है। जो एसिनाई के समूह होते हैं वो क्या होते हैं? बहिस्रावी प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है, और लेगरहेंस की द्वीपिकाएँ जो होती है वो अंतःस्रावी कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है। तो मिश्रित ग्रंथियों के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने ये देखा था कि जो हमारा शरीर है उसमें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो हैं वो अपने शरीर में जो भी मैंने टाइप बताए थे कि 3 मस्तिष्क में होती है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, उसके नीचे इन्फंडिबुलम एक संरचना होती है। आगे पढ़ेंगे, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। मैं बस अभी थोड़ा सा जानकारी दे रही हूँ कि हमें कौन कौन सी ग्रंथियाँ पढ़नी हैं, ताकि ये इजी हो जाएगी। हमें पढ़ना क्या है ये तो पता रहे।
तो इनफंडिबुलम के नीचे की ओर कौन होती है? पीयूष ग्रंथि। और पश्च भाग में यानी पीछे वाले भाग में, मस्तिष्क के पीछे वाले भाग में एक और ग्रंथि होती है जिसे अपन पीनियल ग्रंथि कहते हैं। फिर हमने देखा था कि जो हमारा गले वाला क्षेत्र होता है, जहाँ पर कंठ होता है, कंठ के नीचे यानी वॉइस बॉक्स के नीचे की ओर एक ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, उसके बाद में अपन ने ये देखा था जो हार्ट होता है, हार्ट के जस्ट ऊपर की ओर एक और ग्रंथि होती है जिसे अपन थाइमस ग्रंथि कहते हैं। उसके बाद किडनी के ऊपर यानी कि 2 किडनियां होती है, दोनों किडनियों के ऊपर 2 ग्रंथियां पड़ी रहती है जिसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। इन्हीं ग्रंथियों के ऊपर की ओर कौन सी ग्रंथि होती है? अग्नाशय ग्रंथि होती है। ठीक है, और उसके बाद में हमने ये देखा था कि अगर कोई लड़का है तो उसमें वृषण होंगे और अगर कोई लड़की है तो उसमें अंडाशय होंगे। ये ग्रंथियों के बारे में अपन ने चर्चा की थी और इन ग्रंथियों को अब हमें पढ़ना है डिटेल में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, लेकिन फिर भी इनमें कोई भी क्लासों में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसका आंसर कर दूंगी, अगले ही क्लास में कर दूंगी या फिर उसी कमेंट बॉक्स के नीचे मैं मैं आपको आंसर कर दूंगी। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले जो ग्रंथि पढ़ने जा रहे हैं वो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, अच्छा इतना रिवाइज करवाने का बस यही मकसद था कि आपको थोड़ा सा फिर से याद आ जाए और फिर हम इस लेसन को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो अब हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पहली चीज़ आपको स्थिति पता होनी चाहिए और मैंने आपको स्थिति बता रखी है कि ये कहाँ पर होती है, तो आपको आंसर आ जाना चाहिए कि हाइपोथैलेमस किस क्षेत्र में होती है, कहाँ पर होती है। बाकी डिटेल में अब पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस हमारे मस्तिष्क में होती है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि को हम एक और नाम से जानते हैं, इस ग्रंथि को हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इस ग्रंथि को हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि? क्योंकि हमारे शरीर की जितनी भी ग्रंथियां हैं उनमें से अधिकांश ग्रंथियां का जो नियंत्रण करती है, बहुत सारी ग्रंथियां हैं हमारे शरीर में, अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ी हमने, उन सभी में से अधिकांश ग्रंथि का जो नियंत्रण करने वाली जो ग्रंथि है ना, कुछ एक ग्रंथि को छोड़कर, जैसे अग्नाशय ग्रंथि को छोड़कर, है ना, तो कुछ एक ग्रंथि को छोड़कर बाकी सभी ग्रंथियों का नियंत्रण करने वाली ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि। और उस पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण भी कौन करती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। यानी कि पीयूष ग्रंथि को कौन सा हार्मोन निकालना है या नहीं निकालना है, इन सभी का जो कंट्रोल करेगी वो कौन करती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। अब पीयूष ग्रंथि को देखो, मेरी बात सुनो, हमने हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों कहा है? क्योंकि पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मास्टर कौन होता है? जो किसी पर नियंत्रण, जैसे बच्चों का मास्टर है, ठीक है, तो वो बच्चों पर क्या करता है? नियंत्रण रखता है। अगर कोई बदमाशी कर रहा है या कुछ भी करना है या नहीं करना है, क्लास के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है, वो टीचर ध्यान देगा उसके ऊपर। ठीक है ना, तो वो टीचर ध्यान देते हैं। अब अगर अपने शरीर में भी बहुत सारी ग्रंथियाँ, ये बिल्कुल सेम टू सेम है। एक बात समझ लीजिए आप कि जो हाइपोथैलेमस है वो हेडमास्टर भी कहते हैं इसको, हेडमास्टर सबसे ऊपर वाली ग्रंथि। ठीक है, उसके बाद में पीयूष ग्रंथि, उसे मास्टर ग्रंथियाँ कहते हैं। और बाकी जो है वो छोटी मोटी ग्रंथियाँ, छोटी मोटी तो नहीं है खैर, वो उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन समझने के लिए कि ये बाकी सारी ग्रंथियाँ जो है वो इनके नीचे ही है, यानी कि ये कंट्रोल करेगी उनके ऊपर। वैसे अगर हम पोजिशन के हिसाब से देखें तो भी नीचे ही है ना। तो अब देखिए, पीयूष ग्रंथि बाकी सभी, लगभग सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। एक आधी ग्रंथियाँ बदमाश है, उन पर नियंत्रण नहीं रखती है। तो पीयूष ग्रंथि बाकी सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। और पीयूष ग्रंथि पर भी नियंत्रण कौन रखता है? हाइपोथैलेमस रखता है। तो इसी वजह से हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। यानी कि ये मास्टर की भी मास्टर ग्लैंड है। मास्टर कौन? पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि की भी मास्टर है, कौन है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो आपसे 1 नंबर पे पूछ लिया जाए कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस को। हेड मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? वो भी हाइपोथैलेमस ही है। ठीक है, सबसे बड़े प्रिंसिपल है ये। अब हम देखते हैं इसकी स्थिति। हाइपोथैलेमस कहाँ स्थित होता है? वैसे तो आप जानते हो कि मस्तिष्क में होता है, लेकिन मस्तिष्क में भी कहाँ पर? ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जो है वो अग्र मस्तिष्क में, देखिए ये मैंने पहले से ही यहाँ पर एक बना के रखा है इसको चार्ट की तरह, तो आप है ना जो शॉर्ट नोट्स हैं उसके लिए आप ये बना सकते हैं, है ना। अभी तो वैसे भी रिवाइज करवाने का ही टाइम है, वैसे मैं पूरा डिटेल में पढ़ा रही हूँ, लेकिन ये शॉर्ट नोट्स हैं। आप बस इस क्लास को ध्यान से सुनिए और थोड़ा सा मैं आपको टाइम दे दूँगी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना
और इसको बस थोड़ा शॉर्टकटली उतार लेना ताकि आपको रिवाइज के टाइम पे आसानी हो जाए। ठीक है, तो पहली चीज़ तो स्थिति कहाँ होती है? अग्र मस्तिष्क के अंदर। जो हमारे शरीर में मस्तिष्क है, जो सबसे ऊपर की ओर है, दिमाग है हमारा या मस्तिष्क है, उसका बहुत सारे पार्ट पढ़े होंगे आपने पहले छोटी कक्षाओं में, क्योंकि इस बार तो शायद आपके वो लेसन कट गया है। ठीक है ना, तो अग्र मस्तिष्क जो होता है, फोर ब्रेन जो होता है हमारा, उस अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है। इस भाग का नाम याद रखना है, इसका नाम है डाइएन्सेफेलोन। डाइएन्सेफेलोन क्या है? अग्र मस्तिष्क का एक भाग है। अग्र मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क का एक भाग है। ठीक है, डाइएन्सेफेलोन की एक गुहा आती है, एक कैविटी आती है, एक खाली जगह आती है। उस गुहा को हम क्या कहते हैं? डायोसील गुहा। क्या कहते हैं? डायोसील गुहा। देखो डी से स्टार्ट हो रहा है तो कुछ अलग नहीं है, तो आराम से याद हो जाएगा आपको। ठीक है, देखो वापस देखो एक बार। जो अग्र मस्तिष्क है, जो फोरब्रेन है हमारा, उसका एक भाग होता है डाइएन्सेफेलोन। डाइएन्सेफेलोन अग्र मस्तिष्क का भाग है और इस डाइएन्सेफेलोन के अंदर एक गुहा है, एक कैविटी है। इस कैविटी का नाम आपको याद रखना है डायोसील। इस डायोसील गुहा में, यानी कि देखिए एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि डायोसील गुहा को ही हम क्या कहते हैं? तृतीय निलय कहते हैं। इस डायोसील गुहा को ही हम क्या कहते हैं? तृतीय निलय कहते हैं। अब देखिए, जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, वो हाइपोथैलेमस इस डायोसील गुहा की क्या करता है? फर्श का निर्माण करता है। यानी कि मान लीजिए कि ये डायोसील गुहा है, ये पूरी की पूरी डायोसील गुहा है। तो देखिए पूरी गुहा है, यानी गुहा का मतलब क्या होता है? खालिस्तान। तो खालिस्तान है यानी कि एक आप यूँ सोच लीजिए, एक रूम है, एक कमरा है, तो कमरे के नीचे फर्श भी तो होगा ना। तो एक गुहा है, उसका एक फर्श है, तो इस फर्श का जो निर्माण कर रहा है, यानी कि जो इसका फर्श बना हुआ है, निर्माण करने का मतलब क्या है कि जो इसका फर्श बना हुआ है, ये फर्श किसका बना हुआ है? हाइपोथैलेमस का बना हुआ है। तो डायोसील की गुहा का फर्श किसका बना हुआ है? हाइपोथैलेमस का। ठीक है, तो डायोसील गुहा की फर्श का निर्माण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज़, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, वो देख लेते हैं। ये पूरी की पूरी एक डायोसील गुहा है। ठीक है, इसी डायोसील गुहा को हम तृतीय निलय भी कहते हैं। इस डायोसील गुहा के अंदर ये जो वाला पार्ट देख रहे हो आप, ये वाला नीचे वाला, देखो ये इसकी फर्श है ना। इस फर्श का निर्माण अभी भी अपन ने पढ़ा कौन करता है? हाइपोथैलेमस। यानी कि ये जो गुहा है, ये जो पूरी गुहा है, इसका जो फर्श बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? हाइपोथैलेमस से। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें और बता देती हूँ मैं आपको, नॉर्मली आगे पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि में। जो हाइपोथैलेमस है उसमें एक व्रंथ है, यहाँ पर देखिए एक व्रंथ है, ये वाला व्रंथ है, और इस व्रंथ के नीचे की ओर एक ग्रंथि जुड़ी हुई है। इस व्रंथ का नाम है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। ठीक है, इस व्रंथ के नीचे एक और ग्रंथि जुड़ी होती है, मटर के दाने के शेप की ग्रंथि होती है, और इसे अपन मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, अभी भी बताया था, और इसका नाम क्या है? पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो ये इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम के नीचे पीयूष ग्रंथि जुड़ी हुई है। यानी देखिए ये हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम के नीचे पीयूष ग्रंथि। ये शब्द आपको याद करने ही पड़ेंगे। अच्छा है कि आप अभी के अभी कर लीजिए क्लास के साथ। ठीक है, अब देखिए ये हाइपोथैलेमस है और इसकी जो छत का निर्माण करता है, यानी कि इस गुहा की छत का निर्माण कौन करता है? एपिथैलेमस। कौन करता है? एपिथैलेमस। यानी देखिए एक गुहा है, एक रूम है, एक तरह से यूँ समझ लीजिए ये कमरा है, ये इसकी दीवारें हो गई, ये इसकी छत और ये इसका फर्श। इस छत का निर्माण तो कौन कर रहा है? एपिथैलेमस। और इस फर्श का निर्माण कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। आ गया? क्लियर है समझ में? ठीक है, क्लियर हो गया आपको? अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें अपने को और पढ़नी है। इस हाइपोथैलेमस के अंदर, ये जो हाइपोथैलेमस है, इसके अंदर आपको कुछ धूसर द्रव्य के क्षेत्र मिलेंगे। आपको इस हाइपोथैलेमस में कुछ धूसर द्रव्य के, यानी धूसर रंग का एक द्रव्य है, उसके कुछ क्षेत्र मिलते हैं, यहाँ पर पड़े रहते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। धूसर द्रव्य के जो क्षेत्र होते हैं, इन क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमिक केंद्रक। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमिक केंद्र कहते हैं। और इन हाइपोथैलेमिक केंद्र का काम क्या है? ये क्या काम करते हैं? तो ये हाइपोथैलिक जो केंद्र हैं, ये मोचक हार्मोन का निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं? मोचक हार्मोन का निर्माण। अब ये मोचक हार्मोन क्या होता है, इसके जस्ट बाद में पढ़ेंगे।
ठीक है। अभी ये ध्यान रखिए कि जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के यहाँ पर कुछ द्रव्य पड़ा होता है, धूसर रंग का द्रव्य है, उस धूसर रंग के द्रव्य के कुछ क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों को हम हाइपोथैलेमिक केंद्र कहते हैं। और हाइपोथैलेमिक केंद्र का काम क्या है? मोचक हार्मोन का संश्लेषण करना, ठीक है। मोचक हार्मोन क्या काम करते हैं वो आगे पढ़ेंगे। ये जो मोचक हार्मोन हैं जो यहाँ पर बन रहे हैं, ये मोचक हार्मोन कहाँ जाएंगे? इस हाइपोथैलेमस से होते हुए, जो इनफंडिबुलम है यहाँ से होते हुए इस पीयूष ग्रंथि के अंदर जो अग्रपाली होगी, इसकी भी पीयूष ग्रंथि की 2 पालियाँ पढ़नी है अपने को, अग्रपाली और पश्चपाली, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक अग्रपाली है, ये मान लीजिए ये अग्रपाली है, ठीक है। तो इस अग्रपाली के अंदर जाते हैं और यहाँ पर इसको कहते हैं कि तू हार्मोन निकाल, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, मैंने पहले बोल दिया था कि ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि पर भी नियंत्रण करती है। अगर ये पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करती हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ से हार्मोन निकलेंगे, जो अपनी हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकलेंगे वो कहाँ जाएंगे? पीयूष ग्रंथि के पास। और पीयूष ग्रंथि को बोलेंगे कि तू अब ये हार्मोन रिलीज कर, यानी कि पीयूष ग्रंथि को कौन सा हार्मोन कब निकालना है वो डिसाइड कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के यहाँ पर दूसर द्रव्य कण होते हैं या दूसर द्रव्य के क्षेत्र होते हैं, इनको हम हाइपोथैलेमिक केंद्र कहते हैं। और ये हाइपोथैलेमिक केंद्र जो है वो मोचक हार्मोन का निर्माण करते हैं। ये मोचक हार्मोन कहाँ जाते हैं? पीयूष ग्रंथि के पास। अब यहाँ से एक शब्द तो आपको समझ में आ गया होगा कि मोचक हार्मोन, मोचक का मतलब किसी को रिलीज करवाने वाले, किसी का मोचन करवाने वाले, मोचन का मतलब स्रावित करवाने वाले, ठीक है। तो मोचक हार्मोन है, इसका मतलब ये पीयूष ग्रंथि के पास जाकर क्या कह रहे हैं कि तुम किसी भी या जो भी चाहिए हार्मोन उसका मोचन करो, ठीक है। तो यहाँ पर ये मोचन करवाने वाले हार्मोन निकलेंगे और पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली के पास जाकर उसको उद्दीप्त करेंगे या उद्दीपन करेंगे उसका कि जो भी हार्मोन है आपके पास वो निकालो बॉडी को जिसकी भी ज़रूरत है अभी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ये स्थिति के बारे में पढ़ लिया अपन ने, कहाँ पर होता है, कहाँ क्या होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके कार्य, फंक्शंस देख लेते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है वो क्या कार्य करता है। वैसे तो ये हाइपोथैलेमस के कार्य आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि और क्या क्या काम करती है। हार्मोन के क्या काम है वो तो हम पढ़ेंगे, इसके हार्मोन कौन कौन से हैं वो तो हम पढ़ेंगे, लेकिन और ये क्या क्या काम करती है वो भी देखिए। इसके कार्य में अगर हम देखें तो सबसे पहला कार्य जो है ये इसका वो है कंट्रोल्स बीपी, यानी कि ये बीपी यानी ये क्या होता है? ब्लड प्रेशर, ठीक है। रक्तदाब का नियंत्रण भी कौन करती है? हाइपोथैलेमस करती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अभी वैसे एग्जाम में नहीं आएगा बट फिर भी आपको ध्यान रखना है कि आपके शरीर की बीपी का जो नियंत्रण करती है वो कौन करती है? हाइपोथैलेमस करती है। दूसरी चीज़, ये हमारी भावनाओं यानी कि इमोशंस है ना, हमारी भावनाओं या इमोशंस पर भी नियंत्रण करता है। इमोशंस जैसे कौन कौन से हो गया? लव यानी कि प्यार, हेट यानी कि नफरत, इन सभी पर नियंत्रण जो करती है वो कौन सी ग्रंथि करती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। नेक्स्ट देखिए, प्यास यानी कि आपको जो प्यास लगती है उसके ऊपर भी नियंत्रण किसका होता है? हाइपोथैलेमस का होता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस किस किस पर नियंत्रण करती है? ये बहुत सारे कार्य हैं इसके, बीपी का नियंत्रण करेगी, इमोशंस का नियंत्रण करेगी, ये प्यास का नियंत्रण करेगी। तो ये आपको कार्य देखने हैं, ठीक है। उसके बाद में अब हम इसके बाद में देखेंगे कि जो कौन कौन से हार्मोन है जो ये रिलीज़ करती है और उन हार्मोन के कार्य क्या क्या है। अब आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चलिए चलिए अब हम देखते हैं कि जो हाइपोथैलेमस है वो हाइपोथैलेमस जो आपकी हाइपोथैलेमस है वो कितने और कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, तो आपकी जो हाइपोथैलेमस है वो 2 प्रकार के हार्मोन का रिलीज करती है, ये 2 प्रकार के हार्मोन निकालती है। ठीक है, जो पहला हार्मोन है उसे हम कहते हैं मोचक हार्मोन।
मोचक हार्मोन। जो हाइपोथैलेमस है वो दो प्रकार के हार्मोन, यानी कि पहला जो हार्मोन है वो कौन सा है, मोचक हार्मोन निकालती है, और दूसरा जो हार्मोन है वो कौन सा, निरोधी हार्मोन या इसी को हम कहते हैं संदमक हार्मोन। निरोधी हार्मोन या इसी को हम क्या कहते हैं, संदमक हार्मोन या संदमित हार्मोन भी कहते हैं। तो दो प्रकार के हार्मोन को ये रिलीज करता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, हाइपोथैलेमस टोटल कितने हार्मोन को रिलीज करती है, तो ये 10 हार्मोन को रिलीज करती है या 10 हार्मोन का निर्माण करती है और इसको स्रावित करती है। मोचक हार्मोन को हम क्या कहते हैं, रिलीजिंग हार्मोन भी कहते हैं। रिलीजिंग हार्मोन भी कहते हैं, और जो निरोधी हार्मोन है इनको हम इनहिबिटिंग हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, तो जो मोचक हार्मोन है इनको हम रिलीजिंग हार्मोन भी कहते हैं, और जो निरोधी हार्मोन है या संदमित हार्मोन है या संदमक हार्मोन है इनको हम इनहिबिटिंग हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इस मोचक हार्मोन को हम शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, RH लिख सकते हैं। ठीक है, और जो निरोधी हार्मोन है इसको हम शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, IH लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए टोटल हार्मोन कितने हैं हाइपोथैलेमस के, 10 हार्मोन है। इसमें से मोचक हार्मोन कितने होते हैं, आपको ध्यान रखना है, मोचक हार्मोन की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, और जो निरोधी हार्मोन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है, क्योंकि टोटल कितने हैं, 10 है ना। तो मोचक हार्मोन की संख्या कितनी होगी, 7, और निरोधी हार्मोन की संख्या कितनी होगी, 3। अब देखते हैं कि जो मोचक हार्मोन है उसका क्या काम है और निरोधी हार्मोन का क्या काम है। ठीक है, तो पहली चीज़ मोचक हार्मोन को देखते हैं। मोचक यानी कि मोचन करवाने वाले हार्मोन, किसी के स्त्राव का मोचन करवाने वाले या किसी को स्त्रावित करवाने वाले, किसी हार्मोन को स्त्रावित करवाने वाले हार्मोन, यानी कि ये कहाँ जाएंगे, ये पीयूष ग्रंथि पर जाएंगे, ये पीयूष ग्रंथि के पास जाएंगे, और पीयूष ग्रंथि के पास जाकर ये पीयूष ग्रंथि के हार्मोन का मोचन करवाएंगे। ये पीयूष ग्रंथि के पास जाएंगे और पीयूष ग्रंथि के हार्मोन का, जितने भी हार्मोन हैं, बहुत सारे हार्मोन निकालेगी पीयूष ग्रंथि, हार्मोन का मोचन करवाएंगे। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन का क्या करवाएंगे, मोचन करवाएंगे। अब इसका क्या मतलब है, देखो पीयूष ग्रंथि अपने हार्मोन खुद बना लेगी, ठीक है, लेकिन उनको बाहर निकालना है या नहीं निकालना है ये डिसाइड कौन करेगा, हाइपोथैलेमस करेगी। तो हाइपोथैलेमस तो खुद पास में नहीं जाएगी ना, हाइपोथैलेमस तो चल के नहीं जाएगी कि नहीं पीयूष ग्रंथि के पास जाती हूँ और उसको बोलती हूँ। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगी, हार्मोन रिलीज करेगी। अब कल हम ये पढ़ चुके हैं कि हार्मोन को रासायनिक दूत भी कहते हैं, क्योंकि ये संदेश लेकर जाते हैं। तो हाइपोथैलेमस जो होगी, जैसे ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है, हाइपोथैलेमस की ये कौन हो गई, इन्फंटिबुलम संरचना हो गई, और यहाँ पर ये जो ग्रंथि होती है इसको हम कहते हैं क्या, पीयूष ग्रंथि। तो यहाँ से हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन निकलेंगे और वो हार्मोन कहाँ जाएंगे, पीयूष ग्रंथि के पास जाएंगे। पीयूष ग्रंथि को बोलेंगे कि अब तो कुछ हार्मोन निकाल। तो पीयूष ग्रंथि ने किसके कहने पर हार्मोन निकाला, हाइपोथैलेमस के। हाइपोथैलेमस के हार्मोन आने की वजह से पीयूष ग्रंथि ने हार्मोन निकाला। तो पीयूष ग्रंथि के पास जो हार्मोन आएंगे, जो ये कहेंगे कि अब तो हार्मोन निकाल, उन हार्मोन को हम क्या कह देंगे, मोचक हार्मोन कह देंगे। क्या कह देंगे, मोचक हार्मोन या रिलीजिंग हार्मोन। लास्ट में इसके क्या लग जाएगा, या यूँ कह सकते हैं इसको शॉर्टकट में हम क्या कह देंगे, RH हार्मोन कह देंगे। आगे बात समझ में। अब देखिए, अब पीयूष ग्रंथि हार्मोन निकाले जा रही है, कहने पर, किसके कहने पर निकाला, हाइपोथैलेमस के। तो हाइपोथैलेमस को ही फिर से इसको रोकना पड़ेगा ना, हाइपोथैलेमस को इसको कहना पड़ेगा कि अब तो रुक जा, अब हार्मोन निकालने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि पूरे का नियंत्रण ही कौन कर रही है, हाइपोथैलेमस कर रही है। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण कौन कर रही है, हाइपोथैलेमस कर रही है। तो अगर ये हाइपोथैलेमस के कहने पर ये हार्मोन को रिलीज कर सकती है, तो ये इसके कहने पर ही रोकेगी, ये अपने आप नहीं रुकेगी। आ रही है बात समझ में। तो जब ये यहाँ से कुछ और हार्मोन आएंगे जो कि ये कहेंगे पीयूष ग्रंथि को कि अब तुम रुक जाओ, अब हार्मोन को रिलीज मत करवाओ, तब उन हार्मोन को अपन क्या कहेंगे, निरोधी हार्मोन या संदमित हार्मोन या संदमक हार्मोन।
ठीक है, इनहिबिटिंग हार्मोन। अब इनहिबिटिंग हार्मोन को आपको शॉर्टकट में याद क्या रखना है, IH। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के हैं तो उनको लग रहा होगा कि ये इंग्लिश में क्यों लिखवा रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में लिखवाने का मेरा एक ही पर्पज़ है कि आपको इनके शॉर्टकट में नाम लिखने याद रखने हैं, RH IH वगैरह ये सब कुछ, ठीक है। क्योंकि अभी हार्मोन पढ़ेंगे, उनके शॉर्टकट में मैं नाम लिखवाऊंगी, फिर आप सोचोगे ये RH क्या है, IH क्या है। तो पहले आप हार्मोन समझिए, उसके बाद में हम इनके हार्मोन पढ़ेंगे, ठीक है। और हाइपोथैलेमस के हार्मोन पढ़ेंगे। तो हाइपोथैलेमस कुल टोटल कितने 10 हार्मोन रिलीज करती है। कौन कौन से, अच्छा 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं, 10 तो टोटल हार्मोन हो गए, लेकिन वो हार्मोन 10 के 10 2 टाइप के हैं। कौन कौन से, पहला मोचक हार्मोन, दूसरा निरोधी हार्मोन या संदमक हार्मोन कहते हैं। मोचक हार्मोन को हम रिलीजिंग हार्मोन भी कहते हैं या RH, शॉर्टकट में RH। और जो निरोधी हार्मोन या संदमक हार्मोन होता है जिसे हम इनहिबिटिंग हार्मोन या IH हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। टोटल 10 है, उसमें से 7 कौन से हैं, मोचक हार्मोन, और 3 कौन से हैं, निरोधी हार्मोन या संदमक हार्मोन, ठीक है। मोचक हार्मोन क्या काम करेंगे, पीयूष ग्रंथि को कहेंगे अब तो हार्मोन निकाल, यानी उनके हार्मोन का मोचन करवाएंगे, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन का मोचन करवाएंगे, बाहर निकलवाएंगे। और निरोधी हार्मोन क्या करेंगे, पीयूष ग्रंथि को रोकेंगे कि अब हार्मोन निकालना बंद कर दो, ठीक है। तो ये बात हो गई अपने कौन सी, हाइपोथैलेमस के हार्मोन की। अब हम देखेंगे कि हाइपोथैलेमस कौन कौन से हार्मोन निकालती है, वो हार्मोन शरीर में क्या क्या क्रियाएं करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि जो हाइपोथैलेमस है उसके जो 10 हार्मोन हैं, कितने थे, 10 थे ना, 10 हार्मोन हैं, वो कौन कौन से हार्मोन हैं, ठीक है। पहला हम देखते हैं, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, मैंने नाम पहले से लिख लिए हैं, मैं डिटेल में बता दूंगी इनके काम क्या क्या है। पहला जो हार्मोन है वो वृद्धि हार्मोन मोचक हार्मोन यानी कि GHRH है, वृद्धि हार्मोन मोचक हार्मोन। अब आपको मोचक हार्मोन का मतलब समझ में आ गया है, तो अब ये समझ में आ जाएगा कि इसका काम क्या है। जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या है, वृद्धि हार्मोन। मैं इधर पीयूष ग्रंथि के हार्मोन लिख रही हूँ, वृद्धि हार्मोन, ठीक है। इस वृद्धि हार्मोन को निकलवाने के लिए, यानी कि पीयूष ग्रंथि से बाहर निकलवाने के लिए कौन सा हार्मोन आएगा, वृद्धि हार्मोन मोचक हार्मोन। कहाँ से आया है, हाइपोथैलेमस से। तो इस वृद्धि हार्मोन का मोचन करवाने के लिए जो हार्मोन आया है उस हार्मोन को हम कह रहे हैं वृद्धि हार्मोन मोचक हार्मोन। अब मोचक हार्मोन को याद कीजिए, मैंने शॉर्टकट में RH लिखवाया था, ठीक है। और वृद्धि हार्मोन का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन। इसका पूरे का शॉर्टकट नाम क्या हो जाएगा, GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो वृद्धि हार्मोन मोचक हार्मोन का काम क्या है, वो कहाँ जाएगा, पीयूष ग्रंथि के पास, और पीयूष ग्रंथि को जाकर बोलेगा कि वृद्धि हार्मोन को बाहर निकालो। जब पीयूष ग्रंथि इसको बाहर निकालेगी तो वृद्धि हार्मोन क्या काम करेगा, देखिए वृद्धि हार्मोन नाम से पता चल रहा है कि आपके शरीर की वृद्धि करवाने का काम करेगा, किसी भी मनुष्य के शरीर की वृद्धि करवाने का काम करेगा, ठीक है। तो वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि कैसे कैसे करवा सकता है, तो पहली चीज़ तो ये कहाँ कहाँ जाएगा, कुछ ऐसे उत्तकों के पास जिनकी वो वृद्धि करवाकर हमारे शरीर की वृद्धि करवा सकता है, जैसे कि कौन कौन से, जैसे हमारी अस्थियों के पास जा सकता है वो, और हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू है यानी संयोजी उत्तक हैं, जैसे मांसपेशियां भी हैं, अगर उनके पास भी जा सकता है वो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हमारे लीवर के पास में जाएगा। याद कीजिए लीवर की जो हमने क्रियाविधि पढ़ी थी जब, तो ये लीवर है, और लीवर के अंदर जो है क्या स्टोर होकर रहता है, हमारा जो भोजन होता है, जो ग्लाइकोजन होता है, वो ग्लाइकोजन यहाँ पर स्टोर करके रखता है लीवर, ठीक है। और ग्लाइकोजन है क्या एक्चुअल में, ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज के जब टुकड़े टूट टूट कर आते हैं तो वो सभी एक साथ मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं, ग्लाइकोजन का। अब अगर हमारी वृद्धि करनी है तो हमारी कोशिकाओं को क्या चाहिए, बहुत सारा तो प्रोटीन चाहिए और बहुत सारा ग्लूकोज चाहिए। तो अब उनको ग्लूकोज देगा कौन, ग्लूकोज कौन देगा, हमारा लीवर। इस लीवर ने क्या किया है, ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखा है। तो हमारा जब ये वृद्धि हार्मोन यहाँ पर जाएगा, यानी कि कौन जा रहा है यहाँ पर, वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जब यहाँ पर जाएगा। अच्छा, इस ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाने के लिए कौन सा हार्मोन आया था, वृद्धि हार्मोन मोचक हार्मोन, ठीक है। इसको मैं नीचे लिख लेती हूँ थोड़ा, इसको हम क्या कह सकते हैं, GH, ग्रोथ हार्मोन। जब ये यहाँ पर आएगा तो ग्लाइकोजन जो है वो टूट टूट कर किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज में बदल जाएगा।
ग्लूकोज में बदल जाएगा। और ग्लूकोज जब बदल जाएगा तब हमारी कोशिकाएं इन ग्लूकोज का उपयोग करके क्या करेगी, एटीपी वगैरह बनेगी और बहुत सारी कोशिकाएं बनाएगी। जब कोशिकाएं बनेगी तो हमारे शरीर की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। दूसरा चीज, और ये क्या कर सकता है, और ये दूसरे स्रोतों से, यानी कि लिपिड है, वसा है, अमीनो अम्ल है, कोई भी ऐसा बहुत सारे जो नॉन कार्बोहाइड्रेट स्रोत हैं उन लिपिड वगैरह को भी तोड़ कर ये किस में बदल देगा, ग्लूकोज में बदल देगा। और इस क्रिया को अपन ने पढ़ा था ग्लूकोनियोजिनेसिस। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजिनेसिस कहते हैं। नए कार्बोहाइड्रेट स्रोत से या नॉन कार्बोहाइड्रेट स्रोत से कुछ कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण करना ग्लूकोनियोजिनेसिस कहलाता है। अच्छा ठीक है। अब प्रोटीन को भी तोड़ सकता है, लेकिन प्रोटीन को नहीं तोड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर प्रोटीन को तोड़ दिया तो हमारी कोशिकाओं का निर्माण कैसे होगा, कोशिकाओं के निर्माण के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ये प्रोटीन को नहीं तोड़ेगा, ये क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करवाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन का निर्माण करवाता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है। और जब यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, ग्लूकोज मिल जाता है कोशिकाओं को, तो कोशिकाएं अपनी संख्या में और अपने आकार में वृद्धि करके मनुष्य के शरीर की लंबाई में वृद्धि करती है। ठीक है। अब देखिए, पहला हार्मोन हाइपोथैलेमस का कौन हो गया, वृद्धि हार्मोन, मोचक हार्मोन। ये पीयूष ग्रंथि के पास जाता है और वृद्धि हार्मोन को रिलीज करवाता है। लेकिन अब शरीर की वृद्धि अगर हो रही है तो क्या शरीर की वृद्धि कंटिन्यू होती ही जाती है? एक निश्चित आयु होती है, हम कहते हैं कि 18 साल के बाद में वृद्धि रुक जाती है। ठीक है। तो हमें 18 साल तक ही वृद्धि करवानी होती है, उसके बाद हमें वृद्धि को रोकना पड़ेगा, वरना हम आसमान जितने लंबे हो जाएंगे। तो वृद्धि को रोकने के लिए भी तो कोई हार्मोन आना चाहिए, और वो हार्मोन कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, हाइपोथैलेमस से ही आएगा। और हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन आएगा, जो क्या करेगा, वृद्धि हार्मोन को रोकने का काम करेगा। उस हार्मोन को हम यहाँ क्या नाम दे देंगे, वृद्धि निरोधी हार्मोन। वृद्धि निरोधी हार्मोन। और वृद्धि निरोधी हार्मोन को हम क्या कह देंगे, देखिए वृद्धि यानी कि ग्रोथ हार्मोन, यानी कि वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन, और IH यानी कि इनहिबिटिंग हार्मोन, तो GHIH। अब ये कहाँ जाएगा, पीयूष ग्रंथि के पास जाएगा, और पीयूष ग्रंथि को बोलेगा कि जितनी अब वृद्धि हार्मोन को निकाला है अब उसको बंद कर दीजिए, जितनी वृद्धि होनी थी हो गई। ठीक है। तो ये वृद्धि हार्मोन को निकलवाना बंद करेगा, ताकि अपने शरीर की वृद्धि जितनी होनी चाहिए उतनी ही हो, ऐसा नहीं कि हम लंबे होते ही जाएं। ठीक है। दूसरा देखिए, अगला जो आपके पास हार्मोन आता है वो आता है थायरोट्रोपिन हार्मोन। थायरोट्रोपिन हार्मोन जो है वो कहाँ जाएगा, देखिए थायरोट्रोपिन के लिए कोई इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं है। थायरोट्रोपिन हार्मोन निकाल कौन रहा है, हाइपोथैलेमस निकाल रहा है। हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोपिन हार्मोन निकलेगा। थायरोट्रोपिन, या यूँ कह सकते हैं कि थायरोट्रोपिन, यहाँ पर मैं मोचक हार्मोन लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पर लिख सकते हैं मोचक हार्मोन। मोचक हार्मोन, तो इसका मतलब क्या है कि थायरोट्रोपिन मोचक हार्मोन निकलेगा। इसका मतलब ये है कि पीयूष ग्रंथि के पास जब ये जाएगा तो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन कौन सा निकल जाएगा, यहाँ पर पीयूष ग्रंथि के पास जो जब ये हार्मोन जाएगा तो यहाँ पर पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालेगी, थायरोट्रोपिन, या यूँ कह सकते हैं थायोट्रोपिन हार्मोन। जब पीयूष ग्रंथि ये हार्मोन निकालेगी तो ये हार्मोन का काम क्या है, क्यों निकाल रही है पीयूष ग्रंथि, और क्यों पीयूष ग्रंथि के पास ये हार्मोन आया इसे निकलवाने के लिए, तो इसलिए आया क्योंकि पीयूष ग्रंथि जब ये हार्मोन निकालेगी ना तब ये हार्मोन किसके पास जाएगा, थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्रंथि के पास जाएगा। और थायराइड ग्रंथि के पास जब ये जाएगा तो थायराइड ग्रंथि भी एक हार्मोन निकालेगी। वो हार्मोन कौन सा होगा, थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है। जब थायरोक्सिन हार्मोन निकलेगा, जब जो भी उसकी क्रिया होगी हम पढ़ेंगे आगे, थायरोक्सिन के क्या क्या काम होते हैं, वो बांझपन को भी कैसे उत्पन्न कर सकता है, ये सारी क्रियाएं हम पढ़ेंगे आगे। तो जब थायरोक्सिन हार्मोन निकलेगा, बहुत सारा निकल जाएगा, तो जब इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तब देखिए अब इसके लिए सिर्फ हमारे पास यही हार्मोन है, थायरोट्रोपिन या थायोट्रोपिन मोचक हार्मोन ही है, इसका कोई निरोधी हार्मोन नहीं है हमारे पास। इसका मतलब क्या है कि जब थायोट्रोपिन कहाँ से निकला, ये पीयूष ग्रंथि का हार्मोन पढ़ रहे हैं अपन इधर, तो पीयूष ग्रंथि ने हार्मोन निकाला थायोट्रोपिन, और ये कहाँ जाएगा, थायराइड ग्रंथि के पास जाएगा। थायराइड ग्रंथि जो है एक हार्मोन निकालेगी, थायराइड ग्रंथि एक हार्मोन निकालेगी जिसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन का जब कार्य हो जाएगा तब उसे फिर से बंद करवाना पड़ेगा, लेकिन उसे बंद करवाने के लिए हाइपोथैलेमस ने तो कोई हार्मोन निकाला ही नहीं। जब हाइपोथैलेमस कोई हार्मोन नहीं निकालेगी तो वो पीयूष ग्रंथि के पास नहीं जाएगा। जब पीयूष ग्रंथि के पास नहीं जाएगा तो पीयूष ग्रंथि कहाँ नहीं जाएगी, थायराइड ग्रंथि के पास नहीं जाएगी।
इस कंडीशन में क्या होगा कि जो थायराइड हार्मोन या थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकला है, थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, यही थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ चला जाता है, हाइपोथैलेमस के पास चला जाता है और हाइपोथैलेमस के वहाँ पर जाकर कोशिकाओं के ऊपर चिपक जाता है और उसे ये संदेश देता है कि अब मैं निकल चुका हूँ, बहुत हो गया, अब मुझे बंद करवा दो। ठीक है, तो थायरोक्सिन फिर ये क्या करेगा कि जो थायरोट्रोपिन मोचक हार्मोन है वो रिलीज होना बंद हो जाएगा। जब वो रिलीज होना बंद हो जाएगा तो पीयूष ग्रंथि का थायरो या थायोट्रोपिन हार्मोन भी रिलीज होना बंद हो जाएगा और ऐसी कंडीशन में जब वो थायराइड ग्रंथि के पास ही नहीं जाएगा तो थायराइड ग्रंथि अपने आप ही थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करवाना बंद करवा देगी। आ गया समझ में? ठीक है, तो इसका कोई इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं प्रोलैक्टिन मोचक हार्मोन। अब आप बताइए कि जब प्रोलैक्टिन मोचक हार्मोन शब्द आ गया है, इसका मतलब ये मोचक हार्मोन है और मोचक हार्मोन जो कि कहाँ से निकल रहा है, हाइपोथैलेमस से निकल रहा है। अब ये भी पीयूष ग्रंथि के पास जाएगा और पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलवाएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलवाएगा। जब ये प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज करवाएगा तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या काम करता है, हम जब ये जनन तंत्र वगैरह हम पढ़ेंगे तब उसमें हम देखेंगे कि जो माता होती है, जब माता बच्चे को जन्म देती है तो माता अपने स्तनों से बच्चे को दूध पिलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ग्रंथियाँ होती है, यहाँ पर कुछ ग्रंथियाँ होती है। ठीक है, इनको हम स्तन ग्रंथियाँ या मेमरी ग्लैंड या दूध ग्रंथियाँ भी कहते हैं। यहाँ पर ऐसे ये ग्रंथियाँ होती है, दुग्ध ग्रंथियाँ भी कहते हैं। तो अब देखिए ये प्रोलैक्टिन हार्मोन किसके पास जाएगा, इन दुग्ध ग्रंथियों के पास। प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज कौन कर रहा है, पीयूष ग्रंथि। इधर मैं पीयूष ग्रंथि के हार्मोन लिख लेती हूँ, पीयूष ग्रंथि। लेकिन पीयूष ग्रंथि का जो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज हो रहा है, इसको रिलीज होने के लिए किसने बोला, कौन आया, प्रोलैक्टिन मोचक हार्मोन आया। कहाँ से, हाइपोथैलेमस से आया। आ रही है बात समझ में? जब प्रोलैक्टिन हार्मोन मेमरी ग्लैंड के पास जाएगा तो यहाँ पर मेमरी ग्लैंड जो है वो किसका निर्माण कर देगी, दूध का निर्माण कर देगी। ठीक है, और जब ये दूध का निर्माण हो जाएगा तब क्या होगा, दूध रिलीज नहीं होगा, दूध इन्हीं के अंदर पड़ा रहेगा, यहीं पर पड़ा रहेगा। दूध कहाँ पड़ा रहेगा, मेमरी ग्लैंड के अंदर ही कुछ यहाँ पर पुट्टिकाएं होती हैं, वहीं पर ये पड़ा रहता है। ठीक है, लेकिन जब बच्चा रोता है या बच्चा माता को स्पर्श करता है तब एक लव हार्मोन रिलीज होता है। उस लव हार्मोन का नाम क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब रिलीज होता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब इन पर आता है, मेमरी ग्लैंड पर क्रिया करता है, तो ये दूध जो होता है इन नलिकाओं से निकलता हुआ कहाँ चला जाता है, माता के निप्पल से या माता के स्तनों से बाहर आ जाता है और बच्चा दूध पान कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन आया, देखिए सबसे पहले हाइपोथैलेमस ने कौन सा हार्मोन रिलीज किया, प्रोलैक्टिन मोचक हार्मोन रिलीज किया। प्रोलैक्टिन मोचक हार्मोन कहाँ गया, पीयूष ग्रंथि के पास। पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन रिलीज करवाया, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ गया, माता के स्तनों के अंदर जो ग्रंथियाँ हैं, मेमरी ग्लैंड है, वहाँ गया और माता के स्तनों की जो ग्रंथियाँ हैं उनको कहा क्या, दूध का निर्माण करो। उन्होंने दूध का निर्माण किया लेकिन दूध वहीं पड़ा रहा। और जब एक हार्मोन और होता है जिसका नाम क्या होता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कब आएगा, जब बच्चा रोएगा या बच्चे का चीख पुकार जब माता सुनेगी या फिर बच्चा जब उनको टच करेगा, तब एक ममता के रूप में एक जो हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन जिसे कहते हैं, या इसको लव हार्मोन भी कहते हैं, जब ये हार्मोन रिलीज होता है तब यहाँ से दूध जो होता है वो निप्पल से कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब इस प्रोलैक्टिन के लिए इनहिबिटिंग हार्मोन है, इस प्रोलैक्टिन को भी तो रुकवाना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि दूध बनता जाएगा मेमरी ग्लैंड में इकट्ठा होता जाएगा। जब बच्चे को ज़रूरत होगी तभी तो दूध बनेगा ना, इतना ऐसे एक्स्ट्रा तो नहीं बन सकता। तो इसके लिए इस प्रोलैक्टिन हार्मोन को रोकने के लिए यहाँ से एक और हार्मोन आता है, कौन आता है, प्रोलैक्टिन मोचक निरोधी हार्मोन, यानी मोचन को रोकने वाला, निरोधी, इसका विरोध करने वाला हार्मोन आता है। और वो कहाँ जाता है, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के पास जाता है या पीयूष ग्रंथि के पास जाता है। और पीयूष ग्रंथि इस हार्मोन को रिलीज करवाना बंद कर देती है। जब ये हार्मोन रुक जाएगा तो ये हार्मोन कहाँ नहीं जा पाएगा, मेमरी ग्लैंड के पास नहीं जा पाएगा। और मेमरी ग्लैंड किसका निर्माण नहीं करेगी, दूध का निर्माण नहीं करेगी। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मेलेनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग मोचक हार्मोन। मेलेनोसाइट्स का आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो अब सुनिए। मेलेनोसाइट्स हमारी त्वचा के नीचे या हमारे पूरे शरीर में कुछ कोशिकाएं पाई जाती है।
ये कोशिकाएं क्या काम करती हैं? ये कोशिकाएं हमारे शरीर के लिए एक रंग देती है जिसे अपन कहते हैं मेलानिन। मेलानिन एक पिगमेंट होता है, ठीक है। मेलानिन एक पिगमेंट होता है या एक वर्णक होता है, जिससे कि इसी वर्णक की वजह से हमारे शरीर का कलर डिसाइड होता है। जैसे कि हमारी आंखों का कलर, जो आइरिस का कलर है वो कैसा होना चाहिए, हमारे बालों का कलर कैसा होना चाहिए, हमारी त्वचा का रंग कैसा होना चाहिए, ये सभी जो है वो डिसाइड कौन करता है? मेलानिन डिसाइड करता है। अब मेलानिन अगर निकालना है या कितना निकालना है, इसके लिए हार्मोन कौन सा आएगा? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन या मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग मोचक हार्मोन आएगा। और वो मेलानोसाइट मोचक हार्मोन जो होगा वो क्या काम करेगा? उन कोशिकाओं को कहेगा कि आप हार्मोन, या यूँ कह सकते हैं कि उन कोशिकाओं को ये कहेगा कि आप मेलानोसाइट्स का निर्माण कीजिए। और मेलानोसाइट्स का जब निर्माण होगा, या यूँ कह सकते हैं कि मेलानोसाइट्स कोशिकाएं जब मेलानिन का निर्माण करेगी तो हमारे शरीर के रंग का निर्धारण हो जाएगा। लेकिन इसको रोकने के लिए फिर से यहाँ पर एक हार्मोन आता है। कौन आता है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन या स्टिमुलेटिंग निरोधी हार्मोन। ये क्या काम करेगा? मेलानोसाइट्स को रोकेगा कि अब मेलानिन जो पिगमेंट बना है उसकी क्रियाविधि या उसको बनाना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे व्यक्ति का रंग और भी ज़्यादा गहरा हो सकता है। तो जितना चाहिए उतना ही बनाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, कोर्टिकोट्रोपिन मोचक हार्मोन। ये कहाँ से रिलीज हो रहा है? हाइपोथैलेमस से। तो कोर्टिकोट्रोपिन मोचक हार्मोन जो है ये कहाँ जाएगा? इसका पूरा नाम होता है एडेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। अच्छा, एडेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन क्या होता है? एडेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जो है वो पीयूष ग्रंथि से ही निकलेगा। मैंने क्या कहा? एडेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है। देखिए, इसको निकलवाने के लिए कौन सा हार्मोन आता है? कोर्टिकोट्रोपिक मोचक हार्मोन या एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक मोचक हार्मोन। अब ये काम क्या करता है? देखिए, ये हार्मोन जो है, यानी कि यहाँ से पीयूष ग्रंथि से कौन सा निकलेगा? कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। और कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन किसके पास जाता है? ये जाता है हमारी किडनी के पास में। कहाँ जाता है? किडनी के पास में। और किडनी के अंदर या किडनी के ऊपर एक ग्लैंड लगी होती है, याद कीजिए, जो हमारी किडनी होती है उसके ऊपर एक ग्रंथि होती है, एक किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है, और इस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्रंथि। इस एड्रिनल ग्रंथि के भी दो भाग होते हैं। इस एड्रिनल ग्रंथि के भी दो भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला। जो बाहर का भाग दिखाई देता है उसे अपन कहते हैं कॉर्टेक्स, और जो अंदर का भाग दिखाई देता है उसे हम कहते हैं मेडुला, ठीक है। तो अब यहां से देखिए, नाम से पता चल रहा है क्या? कोर्टिकोट्रोपिन। कोर्टिको यानी कि कोर्टिको मतलब क्या हो गया? कॉर्टेक्स। यानी कि ये हार्मोन कहाँ जाएगा? कॉर्टेक्स भाग पर क्रिया करेगा, और कॉर्टेक्स भाग से ये क्या करवाएगा? हार्मोन रिलीज करवाएगा। और इस हार्मोन के बारे में भी हम आगे से आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ चला जाएगा? कॉर्टेक्स के पास चला जाएगा, ठीक है। चलिए मैं बता देती हूँ, एक हार्मोन निकलता है जिसे अपन कहते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन, तो ये यहाँ पर जाकर क्या रिलीज करवाएगा? कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करवाएगा, ठीक है। इसको हम शॉर्टकट में क्या कह सकते हैं? देखिए, CRH यानी कोर्टिकोट्रोपिक मोचक हार्मोन। RH यानी रिलीजिंग और C यानी कि कोर्टिकोट्रोपिक, ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन देखिए कितने हो गए? टोटल 8 हो गए। अब नेक्स्ट देखिए, एक तो आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक आता है पुटिकीय स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मोचक हार्मोन है, दोनों ही मोचक हार्मोन है। यानी कि अब यह भी कहाँ जाएंगे? पीयूष ग्रंथि के पास जाएंगे, और पीयूष ग्रंथि से ये कौन कौन से हार्मोन रिलीज करवाएंगे? LH और FSH। LH हार्मोन और FSH हार्मोन करवाएंगे, क्योंकि ये रिलीजिंग हार्मोन है, मोचक हार्मोन है। जब ये हार्मोन रिलीज होंगे, LH हार्मोन और FSH हार्मोन रिलीज होंगे, तो ये हार्मोन दोनों के दोनों कहाँ पर जाएंगे? अगर नर है तो नर के वृषण के पास जाएंगे, और मादा है तो मादा के अंडाशय के पास जाएंगे। और जो वृषण है और जो अंडाशय है, अब यहाँ पर क्या होगा? अंडाशय और वृषण के पास क्या होगा कि वृषण से एक हार्मोन निकलेगा। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन निकलेगा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और जो अंडाशय है, अंडाशय से यहाँ पर हार्मोन कौन सा निकलेगा? एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन निकलेगा? एस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा। तो सबसे पहले क्या हुआ? देखिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और पुटिकीय स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मोचक हार्मोन आए। यहाँ से कहाँ से आए?
हाइपोथैलेमस से आए, इनको शॉर्टकट में हम LHRH और FSHRH कहते हैं। ये दोनों कहाँ गए? पीयूष ग्रंथि के पास गए। पीयूष ग्रंथि से कौन से हार्मोन रिलीज करवाए इन्होंने? LH हार्मोन और FSH हार्मोन। LH हार्मोन और FSH हार्मोन दोनों ही कहाँ जाएंगे? अगर नर है तो उनके वृषणों पर जाकर क्रिया करेंगे और मादा है तो उनके अंडाशय पर जाकर क्रिया करेंगे। जब ये वृषण पर जाकर क्रिया करेंगे तो वृषण के अंदर से एक हार्मोन निकलेगा। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और अंडाशय पर जाकर अगर ये क्रिया करेंगे तो वहाँ से क्या निकलेगा? एस्ट्रोजन हार्मोन। वृषण से अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकल रहा है तो वो क्या करवाएगा? जो लड़का होता है कोई भी, है ना, जब वो किशोरावस्था में आ जाता है तब वहाँ पर क्या होता है? किशोरावस्था के जो भी लक्षण होते हैं वो सभी के सभी बच्चे के अंदर या उस लड़के के अंदर उत्पन्न होने लग जाते हैं। जैसे गले की आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, है ना, वो सारे के सारे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। और एस्ट्रोजन भी वैसा ही काम करवाएगा। जो लड़कियाँ होती हैं उनके अंदर रजोधर्म को प्रदर्शित करना, या यूँ कह सकते हैं उत्पन्न करवाना या शुरुआत करवाना उसकी, ठीक है, आवाज़ का पतला होना, है ना, उनके जो भी और भी बहुत सारे किशोरावस्था के लक्षण होते हैं वो सभी उत्पन्न करवाने का काम कौन करेगा? ये दोनों हार्मोन करेंगे। ठीक है, तो हमने कितने हार्मोन पढ़ लिए? टोटल 10 हार्मोन पढ़ लिए हैं। 10 के 10 हार्मोन क्या काम करते हैं? ये बहुत सारे हार्मोन को रिलीज करवाने का काम करते हैं, पीयूष ग्रंथि से भी रिलीज करवाने का काम करते हैं। फिर यही हार्मोन आगे जाकर जो पीयूष ग्रंथि से या अन्य कोई कोशिकाओं से रिलीज हार्मोन जो होता है वो हार्मोन कहाँ चला जाता है? किसी और कोशिकाओं पर या किसी और ग्रंथियों से या कोई और अंगों पर चला जाता है और वहाँ पर कुछ ना कुछ वो क्रिया करवाता है। ठीक है, तो हमने 10 हार्मोन पढ़ लिए हैं। अगर इनमें आपको कोई समस्या हो तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिख लेना, या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए तो मैं आपको वहीं पर आंसर कर दूंगी, या फिर मैं आपको अगली ही क्लास में इसका आंसर कर दूंगी। लेकिन एक बार आपको इसको, जो आपकी बुक है उनके साथ में इसको पढ़ना है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो बुक या आपके जो भी नोट्स हैं उन सभी को आपको सामने रखना है। सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, आपको उनको भी साथ में रखना है। शायद यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चीज़ बता दी है तो वो भी आप उसमें लिख लीजिए। ठीक है, या उसमें जो भी अगर ये है आपके पास तो भी एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आप इसको याद रखिएगा। अगली जो ग्रंथि आएगी अपने पास वो कौन सी आ जाएगी? मास्टर ग्लैंड, जिसको पढ़ के कहते हैं पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।